हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेमी कंडक्टर को वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। मतलब वन शॉट ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, बट इस चैप्टर को 30 मिनट में निपटाने वाले एक बढ़िया वाली रैपिड रिवीजन इस चैप्टर की हम करने वाले हैं। ऑलरेडी 11th चैप्टर, 12th एंड 13 चैप्टर का 30 मिनट रिवीजन वीडियो आ चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ में इसके जो नोट्स आप लोगों को मिलेंगे टेलीग्राम चैनल सुनील जांगड़ा सर के नाम से जो है वहाँ पे, और आज कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स के नोट्स मिल जाएंगे। मीन्स 11, 12, 13 एंड 14 चैप्टर सब के नोट्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। और 1 पेजेस नोट्स आप लोगों को दिए जाएंगे। 1 पेजेस नोट, दी बेस्ट बढ़िया वाले डिजिटल नोट्स आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, तो वो यहीं पे मिलने वाले हैं। तो फटाफट से इसको ज्वाइन जरूर कर लो टेलीग्राम चैनल को। साथ में इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है सुनील जांगड़ा 26 के नाम से। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और आप लोगों को जल्दी ही रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है बेटा। ऑलरेडी इस चैप्टर का जो है वन शॉट करवा रखा है, डिटेल्ड वन शॉट करवा रखा है, डिटेल्ड नोट्स दे रखे हैं। मीन्स इस वीडियो के बाद मिलने ही वाले हैं। ऑलरेडी पहले भी दे रखे और ये भी मिल जाएंगे आप लोगों को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रखे हैं और MCQ करवा रखे हैं बेटा जी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज के इस चैप्टर को जल्दी जल्दी निपटाते हैं, रिवीजन करते हैं, बढ़िया वाली रैपिड रिवीजन करते हैं। देखो यार, सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स हमें पढ़ने हो, जिसमें मेनली हम किसको कर रहे होंगे? सेमी कंडक्टर को कर रहे होंगे कि सेमी कंडक्टर यहाँ पे क्या चीज़ है उसको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स देखेंगे हम। और जो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स मींस कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, ये ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी देखने वाले हैं और एक एनर्जी बैंड को देखने वाले हैं। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी अगर हम देखें तो मेटल्स की कंडक्टिविटी जो होती है हाई होती है और रेजिस्टिविटी जो होती है वो लो होती है। आप लोगों को जस्ट एक वैल्यू याद रखनी होगी कि लो रेजिस्टिविटी कितनी है, तो ये इस रेंज में होती है 10-2 टू 10-8 ओहम मीटर होती है। और कंडक्टिविटी क्या होती है? 10⁻²⁵ टू 10⁸ ये प्लस में होती है। ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी इज़ 1/ρ मतलब रेजिस्टिविटी। तो यहाँ की यूनिट जो है वो रिवर्स हो रही है। सिमिलरली इंसुलेटर यार कंडक्ट नहीं कर पाते, हाई रेजिस्टिविटी होती है, तो आप बोलोगे हाई रेजिस्टिविटी होती है और वैल्यू याद रख लोगे 10⁻11 टू 10⁻19 ओहम मीटर होती है और लो कंडक्टिविटी इनकी होती है। सेमी कंडक्टर क्या होते हैं? देखो यहाँ पे क्या है, लो रेजिस्टिविटी मतलब हाई कंडक्टिविटी थी, और यहाँ पे लो कंडक्टिविटी और हाई रेजिस्टिविटी थी, है ना। यहाँ पे यही था ना कि लो कंडक्टिविटी और यहाँ पे हाई कंडक्टिविटी। तो इन दोनों के बीच में कंडक्टिविटी लाई करेगी जिस मटेरियल की, वो कहलाएगा सेमी कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट टू कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर। इनकी रेंज को एक बार आप लोग याद कर लेना, वो ज़्यादा अच्छा आप लोगों के लिए रहने वाला है। एक बार अभी बैंड्स के अकॉर्डिंग समझते हैं क्लासिफिकेशन को, बट उससे पहले हम समझेंगे एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं। देखो यार, क्या हुआ कि जब एटम होता है ना, एटम उसके चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, है ना। अब अगर हम क्रिस्टल बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिस जब बनता है, सॉलिड जब बनता है, तो वो सारे एटम्स जो होते हैं वो पास पास आते हैं। और जो आउटर के एटम्स होते हैं, मतलब आउटर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके पास एक अपनी अपनी एनर्जी होती है। तो वो जब सॉलिड बनाते हैं तो उनकी एनर्जी जो है भैया वो चेंज होती है। मतलब दूसरे एटम का, इधर के एटम का इलेक्ट्रॉन उसके आस पास दूर हो सकता है। तो उससे क्या होता है कि एनर्जी लेवल बहुत सारे बन जाते हैं आउटर की साइड में। तो एनर्जी बैंड क्या है? एन एनॉर्मसली लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल क्लोजली स्प्रेड इन ए वेरी स्मॉल एनर्जी रेंज कंस्टिट्यूट एन एनर्जी बैंड। मतलब जैसे कि ये एक हमने बैंड बना रखा है, तो इसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल है, छोटी सी जगह में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं ये। और ये क्यों होते हैं? जब सॉलिड बनाते हैं ना, तो आउटर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दूसरा भाई जो आएगा वो इसको या तो इधर शिफ्ट कर सकता है या इधर शिफ्ट कर सकता है, तो बहुत सारे एनर्जी लेवल बन जाते हैं, उनको बोला जाता है एनर्जी बैंड। मतलब जब वो लेवल एक जगह होते हैं छोटे से स्पेस में। वैलेंस बैंड कौन होंगे? अब इन एनर्जी लेवल में क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑक्यूपाई कर लेंगे अपनी जगह को। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो वो होंगे वैलेंस बैंड। उससे ऊपर क्या होगा? कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड क्या होते हैं? द एनर्जी बैंड विच इंक्लूड द एनर्जी लेवल ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसे बोला जाता है वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड क्या करते हैं? वैलेंस बैंड रखते हैं भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ये जो बैंड है ये पार्शियली और कम्प्लीटली फिल्ड हो सकता है, या तो थोड़ा बहुत खाली होगा, या थोड़ा बहुत भरा होगा, या फुल भरा होगा, ऐसे होगा। मतलब ये खाली नहीं होगा, आप ये बोल सकते हो। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये जो बैंड है भैया, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं वो करंट नहीं बनाते। वो जब यहाँ से मतलब वैलेंस बैंड से निकल कर जब कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो करंट बनाते हैं। तो कंडक्शन बैंड क्या होता है? जो वैलेंस बैंड से ऊपर एनर्जी रह गई है, खाली रह गई है, उसे बोला जाता है कंडक्शन बैंड। द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड।
ठीक है। अब एक चीज़ पढ़ते हैं एनर्जी गैप। क्या पढ़ते हैं? एनर्जी गैप। एनर्जी गैप क्या होगा कि देखो ये एक आपने वैलेंस बैंड बनाया, ठीक है, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक आपने बना लिया कंडक्शन बैंड। मान लो इन दोनों के बीच में कुछ गैप है, एक एनर्जी गैप है, उसे बोलो एक गैप है, एनर्जी का गैप है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजने में एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो गैप कहलाएगा, ठीक है। बैंड गैप क्या होता है? हाँ जी, जिसको बैंड गैप बोलते हैं या एनर्जी गैप आप लोग बोल सकते हो। तो ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एनर्जी इन ए बैंड, ये एक बैंड है, इसमें ये हाईएस्ट एनर्जी है, एंड लोवेस्ट एनर्जी इन द नेक्स्ट हायर बैंड। अब दूसरे के अंदर जो लोअर है, लोअर एनर्जी, उनके बीच का जो डिफरेंस है, ध्यान से सुनो, ये बीच से बात नहीं कर रहा है, ये जो बैंड है ये वाला, इसके अपर से मतलब हाईएस्ट लेवल से और इस बैंड के लोअर लेवल से जो डिफरेंस मिल रहा है वो होता है एनर्जी गैप या बैंड गैप, ठीक है। तो उन्हीं के आधार पर अब मेटल्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर को देख लेते हैं। जो कंडक्टर एंड मेटल्स होते हैं उनमें एनर्जी गैप जीरो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ ईजिली चले जाते हैं। इंसुलेटर में क्या होता है कि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ नहीं जा पाते, तो इसलिए वो कंडक्ट भी नहीं कर पाते। और ये कितना होता है, या तो 3 के बराबर होता है या 3 से ज़्यादा होता है। 3 क्या मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा गैप होता है या उसके बराबर होता है। और बहुत बड़ा गैप है भैया ये यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन भेजने में, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है भैया, जो एनर्जी गैप होता है, ठीक है, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। ओके बेटा, तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर देख लेते हैं। हमारे पास 2 सेमीकंडक्टर हैं यहाँ पे, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो होते हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, प्योर होंगे, SI, सिलिकॉन और जर्मेनियम आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आप लोग बोल सकते हैं। होता क्या है कि जो प्योर होंगे उनमें वही होंगे, मतलब प्योर सिलिकॉन अगर मैंने बोला है, क्या बोला बेटा, अगर मैंने प्योर सिलिकॉन यहाँ पे बोला है तो वो उसके अंदर सारे के सारे सिलिकॉन होंगे। और सिलिकॉन जो होता है या जर्मेनियम जो होता है उनके आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्या करते हैं अपने पड़ोसी सिलिकॉन के साथ ही क्या बना लेते हैं, एक बॉन्डिंग बना लेते हैं और ये बन जाते हैं उनके बॉन्ड्स बन जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं भैया, उनके बॉन्ड्स। तो ये सिलिकॉन का है और ये जर्मेनियम का है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ जो होल्स होंगे या नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब क्या होने वाले हैं भैया, बराबर होने वाले हैं। जो नंबर ऑफ होल्स होंगे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सब यहाँ पे क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अरे यार अब ध्यान से सुनना, देखो अब यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ लिखा है कि यहाँ पे जो करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों की वजह से होता है। सबसे पहले देखो होता है कि जब सिलिकॉन या जर्मेनियम कोई भी अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लोगे, उसका अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो कुछ जो वैलेंस मतलब जो कोवलेंट बॉन्ड बने हैं वो टूट सकते हैं, मतलब जो शेयरिंग हुई पड़ी है वो टूट सकती है। तो जैसे ही शेयरिंग यहाँ से टूटेगी तो यहाँ पे भैया यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन और ये कंडक्शन के काम आएगा। उसके बावजूद जैसे मान लो ये बॉन्ड टूटा था तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो एक खाली जगह बन गई जिसको होल बोलते हैं, और होल इज़ द पॉजिटिव चार्ज आप लोग बोल सकते हो। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसी तरीके से यहाँ वैकेंसी बन जाएगी। अब ये बोलेगा कि भाई मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो पीछे होल बन गया। तो ऐसे होल का मोशन भी हो गया, ऐसे होल का मोशन भी हो गया। तो होल पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो वो जब बैटरी हम लगा देते हैं वो नेगेटिव की तरफ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। तो इस तरीके से करंट फ्लो करता है बेटा जी, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमने यहाँ पे वही चीज़ समझाई हुई है कि जब होल बन जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है भैया, ये बोलेगा कि चलो मैं यहाँ पे यहाँ जाता हूँ, तो यहाँ पे होल बन जाता है। तो ये सब चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बैटरी लगा देते हैं तो होल चलते हैं नेगेटिव टर्मिनल की तरफ और इलेक्ट्रॉन चलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और दोनों की वजह से यहाँ पे करंट बन रहा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होल की वजह से भी। अब देखो जैसे ही आपने क्या किया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल बने हैं, जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन और होल बने कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि मैं फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिकम्बाइन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिकम्बाइन हो रहा है और एक पीछे होल बन रहा है। तो यहाँ पे ये मतलब है कि जो रेट ऑफ जनरेशन है वो बराबर होगा रेट ऑफ रिकम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स के। इलेक्ट्रॉन बना तो एक होल को रिकम्बाइन करा जा सकता है, फिर से एक इलेक्ट्रॉन बन रहा है ऐसे, फिर से एक क्या हो रहा है, तो भैया वो क्या हो रहा है, रेट ऑफ जनरेशन हो रही है चार्ज कैरियर्स की, और वो किसके बराबर होगी, रेट ऑफ रिकम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स के बराबर होती है। 0 केल्विन पे जो सेमीकंडक्टर होगा वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है बेटा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, देखो जो इंट्रिंसिक हमने किया है इनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो लो होती है, इनकी कंडक्टिविटी जो होती है बेटा लो होती है। तो इनको अब हाई कंडक्टिविटी देने के लिए, बनाने के लिए हमने क्या किया कि प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम, और का मतलब मैं OR बोल रहा हूँ तो ये अथवा है या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या किया कि कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए हमने प्योर सिलिकॉन या फिर प्योर
जर्मेनियम के अंदर कुछ इम्प्योरिटी ऐड करी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को बोला जाता है यार डोपिंग। इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग, ठीक है। तो उस तरीके के जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उनको बोला जाएगा एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर। अब ये दो तरीके के होंगे डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्योरिटी एडेड, जैसे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन से होंगे यार, पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन से होंगे, ध्यान से सुनना। देखो हमें क्या करना है कि भैया जो एन टाइप है ना वो तब बनेंगे जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होंगी जिनके आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी टाइप बनते हैं जिनके आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्योर सिलिकॉन लो या फिर आप प्योर जर्मेनियम लो, प्योर सिलिकॉन लो या फिर आप प्योर जर्मेनियम लो। उसमें अगर आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हो तो एन टाइप मिलता है। अगर प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन या जर्मेनियम में आप ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डालते हो, मतलब ग्रुप 13 एलिमेंट डालते हो, तो आप लोगों को क्या मिलता है, पी टाइप मिलता है। तो इम्प्योरिटी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ पे देखो जब सिलिकॉन के अंदर क्या होगा, हम इम्प्योरिटी डाल रहे हैं तो वो क्या करेगा, एक सिलिकॉन को रिप्लेस करेगा, वहाँ पे आएगा। तो जो आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन है वो तो पेयरिंग कर लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया, क्योंकि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी पे 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक बच गया। ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है भैया, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो यहाँ पे कि अगर मैं टेम्परेचर भी बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे अगर बॉन्ड टूटता भी है तो इलेक्ट्रॉन और होल ही बनेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन पहले से पड़ा है तो यहाँ पे कौन ज़्यादा हुए, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हुए, तो यहाँ पे इसलिए बोला जाता है इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है बेटा, देखो जैसे ही आपने कोई इम्प्योरिटी डाली ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, तो यहाँ पे इसने और इसने तो शेयरिंग कर ली, बट ये एक डेफिशिएंसी शो कर रहा है कि भाई यहाँ पे एक होल है, क्योंकि इसके आउटर में 3 ही थे, है ना। तो इसको ये फिल कर सकता है, इसको ये फिल कर सकता है, ऐसे हो सकता है। तो ये है ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। हर बार में जब आप ऐड कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव मिल रहा है, तो वो आप बोलोगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हैं। दूसरी बात, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भैया, ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो चुके हैं, थोड़े से अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में ही ये कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो ये जस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे होते हैं। जस्ट कहाँ पे होते हैं, कंडक्शन बैंड के भैया नीचे होते हैं। ओके, कहाँ लाई करते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन लाई इन एन एनर्जी लेवल विच इज़ प्रेजेंट जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। अभी मैं दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट डायग्राम पे, ठीक है। और इसमें क्या होता है भैया, अब होल बना है, वहीं का वहीं होल है, तो ये वैलेंस बैंड में है। वैलेंस बैंड में मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ होते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ। तो होल्स लाई इन एन एनर्जी लेवल विच प्रेजेंट जस्ट अबव वैलेंस बैंड, ठीक है। तो जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है उनको बोला जाता है डोनर इम्प्योरिटी, ठीक है। वैसे इम्प्योरिटी को डोपेंट्स बोलते हैं, और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को बोला जाता है एक्सेप्टर। क्यों, क्योंकि जब होल बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये इम्प्योरिटी आप ऐड कर रहे हो तो उससे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बन रहा है जो किसी के काम आ सकता है, जो डोनेट किया जा सकता है, तो इसको डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अब ये इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होना, कोवलेंट बॉन्ड का टूटना, तो ओवरऑल क्या होता है कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज है वो सेम ही रहता है, मतलब वो अपनी कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है। तो आप बोल सकते हो कि थर्मल इक्विलिब्रियम पे जो NeNH है वो बराबर होगा Ni स्क्वायर के बराबर होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रख लेना, इसको कोई डेरिवेशन हमें याद नहीं करना है। Ne इज़ द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, NH इज़ द होल कंसंट्रेशन एंड Ni इज़ द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, ठीक है बेटा, इसको जरूर से याद कर लेना। अब जो एन टाइप की बात कर रहा हूँ देखो मैं, और ये पी टाइप की। देखो जो इलेक्ट्रॉन किससे बना है, डोपेंट मतलब इम्प्योरिटी डालने से बना है, तो वो कहाँ लाई करेगा, वो कंडक्शन बैंड के जस्ट इधर लाई करता है, इधर जस्ट इधर लाई, क्योंकि वो फ्री हो चुका है भाई, वो अपना एक एनर्जी लेवल पकड़ लेता है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इसको कई बार फर्मी लेवल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया, फर्मी लेवल भी बोला जाता है। तो ये यहाँ पे हो जाता है, तो इसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि जस्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। और पी टाइप में क्या होता है, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होता है होल, एक एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बोलते हैं, ठीक है। अब पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म्ड होता है भैया, देखो सिंपल से एक बात है कि जब हम वैसे तो देखो होता क्या है कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया जाता है और उसके दूसरे पोर्शन पे डिफ्यूज़न किया जाता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का, तो वो साइड N बन जाती है। लेकिन बोर्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जब N और पी टाइप को रखा जाता है तो जो इंटीमेट कांटेक्ट होता है, उनका वहाँ पे बन जाता है एक जंक्शन, जिसको बोलते हैं पीएन जंक्शन फॉर्मेशन या पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं, ठीक है। ओके बेटा, अब यहाँ पे हमने वही किया है कि एक पी साइड ली और एक एन साइड ली। ये पूरी पी साइड ऐसे है, ये पूरी एन साइड ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे 2 प्रोसेस होते हैं, एक डिफ्यूज़न का और एक ड्रिफ्ट का प्रोसेस होता है। जब पी और एन को पास में रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन
जो हैं वो पी की साइड डिफ्यूज़ होते हैं और जो होल्स हैं वो एन की साइड डिफ्यूज़ होते हैं। तो डिफ्यूज़न के टाइम पे क्या होता है, जब होल चल रहे हैं, डिफ्यूज़ हो रहे हैं, और होल जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ हो रहे हैं और जब होल डिफ्यूज़ हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ जाके, तो भाई इलेक्ट्रॉन पीछे क्या छोड़ जाएगा, एक पॉजिटिव इमोबाइल आयन छोड़ जाता है, ठीक है, और होल क्या छोड़ जाता है, एक नेगेटिव इमोबाइल आयन छोड़ जाता है। तो ये लेयर ऐसे बन जाती है, ये एक लेयर क्या है, ऐसे बन जाती है। दूसरा प्रोसेस होता है यहाँ पे ड्रिफ्ट। अब जैसे जैसे ये लेयर्स बनती जा रही है तो आप बोलोगे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, जो कि यहाँ से यहाँ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, यहाँ इस एन के अंदर जो भी माइनॉरिटी पड़े होंगे, हाँ जी, इसके अंदर जो भी माइनॉरिटी पड़े होंगे, उनको क्या कर सकता है, उनको इधर भेज देगा, क्योंकि पॉजिटिव पे तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगती है और नेगेटिव पे अपोजिट में लगती है, ठीक है। तो ये होगा ड्रिफ्ट, दो प्रोसेस होंगे, ठीक है। तो डिफ्यूज़न की वजह से इलेक्ट्रॉन होल इधर उधर जा रहे हैं तो डिफ्यूज़न करंट बनेगा, ड्रिफ्ट की वजह से भी इलेक्ट्रॉन होल इधर उधर जा रहे हैं तो भाई ड्रिफ्ट करंट बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, ड्रिफ्ट करंट बनने वाला है। लेकिन ये कब तक चलेगा भाई प्रोसेस, जब तक ये पूरी की पूरी ऊपर तक नहीं बन जाती। जैसे ये ऊपर तक बनेगी ड्रिफ्ट भी बंद हो जाएगा और डिफ्यूज़न भी बंद हो जाएगा, ठीक है। चल, तो ये हमने सारा कुछ यहाँ पे समझ लिया है। होगा क्या, ये जो आयंस की लेयर बन गई है भैया, ये जो आयंस की लेयर बन गई है इसको बोला जाता है क्या, द इमोबाइल आयन एक्यूमुलेट नियर जंक्शन इज स्मॉल रीजन कॉल्ड एज डिप्लीशन लेयर। और इसकी विड्थ जो होती है इस ऑर्डर में होती है 1 माइक्रोमीटर, 10⁻⁻⁶ मीटर की रेंज में होती है, ठीक है। अब वो मैंने बता दिया कि यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे पी साइड में माइनॉरिटी वो एन साइड जा सकते हैं, और जो होल पड़े होंगे एन साइड में वो पी साइड जा सकते हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और इसको बोला जाता है पोटेंशियल बैरियर। इसका पूरा नाम क्या है, डिप्लीशन लेयर होता है, ठीक है बेटा। बस ये याद करना है, और ये जरूर याद कर लेना यार कि पोटेंशियल बैरियर जो होगा जर्मेनियम के लिए और सिलिकॉन के लिए कितना होता है, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। अब होता क्या है कि इनिशियली क्या होता है, ध्यान से सुनना। इनिशियली जो डिफ्यूजन करंट होता है वो लार्ज होता है, क्योंकि डिफ्यूजन सबसे पहले हो रहा है, और ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, स्मॉल होता है। अब जैसे जैसे डिफ्यूजन होकर लेयर बनती जा रही है मोबाइल साइन की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा बन रहा है और ड्रिफ्ट करंट क्या होगा, अब ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो एक टाइम के बाद वो क्या होगा, एक टाइम के बाद क्या होगा भैया, उससे ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज़ हुआ। अब ये क्या है भाई, इसका मतलब ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज़ हो जाएगा क्या, नहीं, ऐसे नहीं होगा कि ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज़ हो जाएगा। वो तब तक चलेगा जब तक वो दोनों वहाँ पे लेयर नहीं बन जाती, बिल्कुल ऊपर तक लेयर बन नहीं जाती, ठीक है, समझ में आई। तो मतलब इक्विलिब्रियम, अंडर इक्विलिब्रियम आप बोल सकते हैं कि कोई भी करंट नहीं होगा वहाँ पे, ना डिफ्यूजन होगा ना ड्रिफ्ट होगा वहाँ पे, ठीक है। अब वर्किंग समझ लो एक बार, बहुत ज़्यादा जरूरी है वर्किंग भी। तो वर्किंग एक बार देख लो। फॉरवर्ड बाइस क्या होता है कि जब जो डायोड है, देखो यार ये डायोड का सिंबल है, ठीक है। जो डायोड है, डायोड की अगर पी साइड से बैटरी का पॉजिटिव लगाया जाता है और एन साइड से बैटरी का नेगेटिव लगाया जाता है, उसे फॉरवर्ड बाइस बोलते हैं। या फिर बोलो कि पी साइड को हायर पे रखा जाता है और एन साइड को लोअर पे रखा जाता है, तो उसको बोला जाता है क्या, फॉरवर्ड बाइस ऑफ ए पी एन जंक्शन डायोड। तो होगा क्या कि देखो डिप्लीशन लेयर तो बनी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद आपने बैटरी लगा दी। अब ये बैटरी पॉजिटिव है, इन पे क्या, होल पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये इधर पुश होंगे, इधर क्या होंगे, पुश होंगे। इलेक्ट्रॉन एंड होल न्यूट्रलाइज कर देंगे किसको, ये भागे जाएंगे तो भाई इनको न्यूट्रलाइज करेंगे ना, न्यूट्रलाइज करेंगे किसको, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोबाइल साइन को। अब डिप्लीशन लेयर में यही तो थे, अब वही न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि डिप्लीशन लेयर जो होगी वो वैनिश हो जाएगी, मतलब जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एंड होल क्रॉस कर देंगे जंक्शन को। अगर इलेक्ट्रॉन एंड होल क्रॉस करेंगे जंक्शन को, तो इसका मतलब करंट जो है फ्लो हो जाएगा सर्किट में से। और आइडियल डायोड जो होता है उसके पास जीरो रेजिस्टेंस होता है भैया फॉरवर्ड बाइस में। आइडियल डायोड के पास जीरो रेजिस्टेंस होता है फॉरवर्ड बाइस के अंदर, ठीक है। अब रिवर्स बाइस में क्या, देखो यार ये डिप्लीशन लेयर एकदम से नहीं टूटती है, ये थोड़ा टाइम लेती है, वोल्टेज लेती है एक, ठीक है। तो उसको मैं कैरेक्टरिस्टिक्स में तुम्हें समझा दूंगा। रिवर्स बाइस में क्या होता है, देखो रिवर्स बाइस में क्या होगा कि पी साइड को नेगेटिव कनेक्ट करेंगे और एन साइड को हम पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे, वो हो जाएगा हमारा क्या, रिवर्स बाइस। अब इसमें क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव है, यहाँ पे जो होल पड़े हैं, इनको कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव, और इनको इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव यहाँ से जा रहे हैं तो पीछे वो इमोबाइल साइन ही छोड़ रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव इमोबाइल आयन छोड़ रहे हैं। मतलब डिप्लीशन लेयर यहाँ पे बड़ी हो रही है, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर क्या हो रही है भैया, बड़ी हो रही है। तो इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन और होल क्रॉस नहीं करेगा जंक्शन को, लेकिन फिर भी यहाँ पे मतलब यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, एक स्मॉल करंट होता है। और वो करंट क्या होता है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है बेटा जी, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, ठीक है। अब ये नी वोल्टेज क्या है इसको समझ लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि डिप्लीशन लेयर एकदम से जीरो नहीं होगी, वोल्टेज लगाएंगे, डिप्लीशन लेयर थोड़ी सी घटी, फिर लगाएंगे, फिर लगाएंगे, फिर लगाएंगे, तो एकदम से डिप्लीशन लेयर अब जीरो हो गई है। और उसके बाद करंट
इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो क्रॉस करेंगे जंक्शन को और करंट एकदम से इंक्रीज हो गया, तो वो होती है नी वोल्टेज। इन फॉरवर्ड बाइसिंग द वोल्टेज एट विच द करंट स्टार्ट टू इंक्रीज रैपिडली इज़ नोन एज कट इन या फिर नी वोल्टेज बोलते हैं। इसको याद रख लेना कि ये जर्मेनियम के लिए कितनी होती है 0.2 होती है और सिलिकॉन के लिए कितनी होती है बेटा 0.7 वोल्ट होती है। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होती है? मैंने बोला ना कि रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, वैसे तो करंट नहीं होता लेकिन फिर भी एक स्मॉल करंट हमें दिखाई देता है, जो नेगेटिव में जिस वोल्टेज पे वो दिखाई देता है वो वोल्टेज क्या कहलाती है? ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाती है। व्हेन द रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन रीचेज ए सफिशिएंट हाई वैल्यू द रिवर्स करंट सडनली इंक्रीज टू ए लार्ज वैल्यू। द रिवर्स करंट इंक्रीज सडनली टू ए लार्ज वैल्यू बेटा जी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, यहाँ पे हम IV कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। ये तो एक सर्किट डायग्राम है, जो आप लोग करना चाहते हो तो कर लेना, वैसे कर लेना। करना क्या है कि ये डायोड लेना है, डायोड के अक्रॉस अपना फॉरवर्ड बाइसिंग लगानी है। अब करंट नोट करना है और वोल्टेज नोट करनी है, तो एमीटर जो होगा वो सीरीज़ में लगता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। तो ये सिंपल सा डायग्राम है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, इधर मैंने लिया फॉरवर्ड वोल्टेज और यहाँ पे करंट है। अब जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो डिप्लीशन लेयर थोड़ी थोड़ी घट रही है, बट इस वोल्टेज पे आके एकदम से टूट गई और उसके बाद इलेक्ट्रॉन होल का रिकम्बिनेशन हो गया, तो इसे बोला जाता था नी वोल्टेज। अब यहाँ पे भी वही है कि नेगेटिव में वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी एक नेगेटिव वोल्टेज पे जाके करंट मुझे मिलता है, स्मॉल सा करंट मिलता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और वो वोल्टेज क्या कहलाएगी? वो हमारी VBR कहलाती है, मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाती है। तो ये एक IV करेक्टरिस्टिक्स भी हो गई भैया साथ में, ये एक बार से जरूर से देख लेना आप लोग। रेक्टिफायर क्या होता है यार? रेक्टिफायर एक सिंपल चीज़, जैसे कि मान लो ये रहा यार, ये मेरे मैकबुक का चार्जर है, ये होल्डर है, इसके अंदर होता है रेक्टिफायर। ये क्या करता है? ये क्या करता है? इधर से AC लेता है और इधर आप लोगों को DC दे देता है, मतलब ये AC को DC बनाता है। तो रेक्टिफायर क्या है? द सर्किट विच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। किस प्रिंसिपल पे काम करता है यार? सिंपल, कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो वो कंडक्ट करेगा तो उसमें से करंट फ्लो होगा, और जब डायोड रिवर्स बायस होगा तो वो कंडक्ट नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये दो हमें पढ़ने हैं, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर है तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखना। हाफ वेव रेक्टिफायर है तो इसको कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखना यार। देखो सुनो ध्यान से, यहाँ पे हमने सबसे इनपुट बनानी है। अब हम दे रहे हैं AC आती है यार 220 230, तो उसको पहले कम करना है, तो हम पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको कम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक लगा देंगे डायोड और यहाँ से एक लगाएंगे एक लोड रजिस्टर RL, जिसके अक्रॉस हम लेंगे आउटपुट। अब वर्किंग में तुम्हें समझाता हूँ वेव फॉर्म के थ्रू। मान लो हमारा इनपुट सिग्नल है ऐसे, AC की फॉर्म में है, अल्टरनेट है, वो चेंज हो रहा है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में ऐसे चेंज हो रहा है, इनपुट सिग्नल है। तो जब हमने पॉजिटिव दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया भाई, और यहाँ पे दूसरी साइड क्या आने वाला है? दूसरी साइड आने वाला है नेगेटिव। यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव, और यहाँ पे दूसरी साइड क्या आने वाला है? नेगेटिव, ड्यू टू इंडक्शन। तो ये होती है P साइड डायोड की ये कौन सी साइड होती है? P साइड, और ये होती है N साइड। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव मिला तो फॉरवर्ड बाइस हुआ तो कंडक्ट कर जाएगा, इसका मतलब हमें आउटपुट मिलने वाली है। इसका मतलब हमें क्या मिलने वाली है भैया? आउटपुट मिलने वाली है। जैसे ही नेगेटिव साइकिल आया, यहाँ पे नेगेटिव पहुँचा, यहाँ पे पॉजिटिव पहुँचा, तो नेगेटिव मिला P को और पॉजिटिव मिला N को, तो वो रिवर्स बाइस हुआ, रिवर्स बाइस हो तो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब आउटपुट नहीं मिली। सेम यही प्रोसेस आप लोगों का चलता रहता है। एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वही इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। दूसरी क्या खास बात आप लोगों को याद रखनी कि जो इसकी एफिशिएंसी है वो 40.6 होती है, ठीक है। लगभग कई बुक में 41% लिखा हुआ, तो वो आप लोग याद कर सकते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर क्या कहता है यार? फुल वेव रेक्टिफायर ध्यान से सुनना इसको। ये फुल वेव रेक्टिफायर जो क्या करता है? कन्वर्ट करता है होल साइकिल, मतलब पूरे साइकिल को, पॉजिटिव को भी कन्वर्ट करेगा और नेगेटिव को भी कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हाफ में तो सिर्फ पॉजिटिव को किया ना। अगर हम इसको उल्टा लगा देना तो ये फिर नेगेटिव को भी कर सकता है, बट फिर पॉजिटिव को नहीं करेगा। तो भाई फुल वेव वो होता है जिसमें पूरा साइकिल रेक्टिफाई होता है। तो इसमें एक डायोड था पहले हाफ में, अब दो डायोड हम यहाँ पे यूज़ करने वाले। वही सबसे पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यहाँ पे एक डायोड लगाएंगे और यहाँ पे एक डायोड लगाएंगे, दोनों को मिलाएंगे और यहाँ पे एक सेंटर टैपिंग कर देंगे। तो इसको सेंटर टैप भी बोला जाता है, इसको सेंटर टैप भी बोला जाता है। और इस RL के अक्रॉस हम आउटपुट ले लेंगे। देखो यार, जब पॉजिटिव सिग्नल जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा ड्यू टू इंडक्शन, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव होने वाला है। तो पॉजिटिव मिला डायोड D1 के P को और नेगेटिव मिला डायोड D2 के P को। तो D2 जो है वो रिवर्स बाइस हुआ, ये फॉरवर्ड बाइस हुआ। तो इसका मतलब इसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिल जाएगी और ये यहाँ पे ऐसे सर्किट पूरा हो जाएगा भैया, ऐसे सर्किट पूरा हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इसके अक्रॉस हम आउटपुट ले लेंगे। तो इसका मतलब पॉजिटिव के केस में जो आउटपुट है वो D1 से मिल रही है। अब जैसे ही नेगेटिव आया तो यहाँ नेगेटिव गया, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव।
टू इंडक्शन आप बोल सकते हो। तो D2 हुआ फॉरवर्ड बायस, D1 हुआ रिवर्स बायस, तो इसको ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा। तो अब करंट ऐसे कुछ चल जाएगा, तो ये RL के अक्रॉस हम ले रहे हैं। तो अब D2 की वजह से हमें आउटपुट मिल गई है, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और हमें आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। बट इसमें भी कुछ ना कुछ कमी होती है, मतलब प्योरली DC नहीं बना पाता ये, प्योरली DC ये भी लगभग 81.2% तक हमें DC देता है। यहाँ पे जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 टाइम्स होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी का, 2 टाइम्स होती है किसका, इनपुट फ्रीक्वेंसी का बेटा जी, ठीक है। रिपल फैक्टर वही बताता है कि कितना प्योरली जो है भैया DC आई है। रिपल फैक्टर इज़ ए मेजर ऑफ प्योरिटी ऑफ द DC आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर। इसका फॉर्मूला याद कर लेना, IRMS का स्क्वायर या फिर IRMS अपॉन में IDC होल स्क्वायर -1 और उसके ऊपर अंडर रूट लगा देना। ये होता है बेटा रिपल फैक्टर। और रिपल फैक्टर क्या बताता है, कितनी प्योर है DC, भाई प्योर है या नहीं है। अगर उसमें कुछ ना कुछ AC आ रही है या कहीं पे आउटपुट नहीं मिल रही है तो वो रिपल्स होती हैं। क्या होती हैं, रिपल्स होती हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि आप लोगों का क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ऑफ ए सेमीकंडक्टर। क्या होता है यार इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक सेमीकंडक्टर का पीस लिया जिसका रेजिस्टेंस है R। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड होल रैंडम मोशन में है। हमने क्या किया कि यहाँ पे एक वोल्टेज लगा दी, V लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंसेस के अक्रॉस अप्लाई किया, तो ये क्या होगा भैया, ये एक लाइन में आना शुरू हो जाएंगे। पहले रैंडम मोशन में थे तो पॉजिटिव कहाँ भागेंगे, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव कहाँ भागेंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो मतलब ये एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलना शुरू हो जाएंगे। ये क्या करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलना शुरू हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से आने वाला है, ठीक है। बट उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले हम दो तीन चीज़ें यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। V लगाने से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिख सकते हैं, V/L से। इसका रेजिस्टेंस है R, रेजिस्टेंस R है। अगर इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और लेंथ L है तो इसको मैं ρL/A से लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ भैया, लिख सकता हूँ। चलो, तो टोटल करंट कितना है यार, I = IE + IH। जहाँ पे E होगा वो इलेक्ट्रॉन के लिए बात होगी, जहाँ पे H होगा वो होल्स के लिए बात होगी, ठीक है। तो IE, आपको एक रिलेशन पता है कि I = ANEVD होता है, तो उसी को मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए भी लिखा और उसी को मैंने होल्स के लिए भी लिखा। दोनों को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, दोनों को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। जैसे पुट किया तो मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे A और E जो है वो कॉमन है। यहाँ से A बाहर आ गया, यहाँ से E बाहर आ गया। अब I की वैल्यू कैसे लिख सकता हूँ मैं, I को V/R से लिख सकते हैं ना, तो V/R मैंने लिख दिया। और R को कैसे लिख सकता हूँ, R को कैसे लिख सकता हूँ, ρL/A से लिख सकता हूँ, या फिर पहले इसमें से V को लिख लेते हैं। V को कैसे लिख पाएंगे, EL से लिख पाएंगे भाई। E = कितना है, V/L है। अगर मुझे क्या लिखना है, V लिखना है, तो EL लिखूंगा, तो यहाँ पे आ गया EL अपॉन में R आ गया, तो यहाँ पे आ गया AE NE VE प्लस में NH VH। अब ये V क्या है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये है। अब R की वैल्यू भी पुट कर देंगे जो ऑलरेडी आप लोगों को बताई है। जैसे ही हम पुट करेंगे तो जो चीज़ कटने की होगी उसको कट कर देंगे और हमारे पास बचेगा 1/ρ। देखो बट यहाँ पे E नहीं कटा था, तो ये E मैंने यहाँ पे भेज दिया नीचे की तरफ। किसके नीचे, VE यहाँ पे आ गया इसके नीचे और VH के नीचे आ गया। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नीचे अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नीचे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो वो मोबिलिटी बन जाती है। तो VE में E जो है वो मोबिलिटी बनी किसकी, होल्स की, और VH में E मोबिलिटी बनी किसकी, होल की। ये इलेक्ट्रॉन की थी, ये होल की। तो 1/ρ जो है वो क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो 1/ρ को हमने लिखा सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो ये था बेटा जी आप लोगों के पास एक फास्ट रिवीजन किसका, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। तो मॉडर्न फिजिक्स की फास्ट रिवीजन मतलब 30 मिनट रिवीजन हो गई है। इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। पूरी मॉडर्न फिजिक्स के नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त। मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।